हेलो बच्चों। आज आप सबके लिए एक बहुत ही अलग चीज और एक नई चीज की शुरुआत की जा रही है। जो भी हमारे बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, नए नए अभी स्कूल शुरू हुए हैं और थोड़ा बहुत कोर्स हो भी गया होगा, तो उनके लिए अब एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की मैथ। एनसीईआरटी मैथ जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसी को रेफरेंस में लेकर ये सारे वीडियो सीरीज आपको मिलने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ फर्स्ट चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह और डेफिनेशंस, साथ में और एक्सरसाइज जो हमारी है 1.1 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो काफी लंबा चलने वाला है। आप लोग कॉपी पेन लेकर और धैर्य से एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए और शुरू करिए आज की ये कहानी बिल्कुल एक नए तरीके से। क्लास 11th में क्या करते हैं कि बच्चे ज्यादातर क्लास 11th का जो भी हमारा सिलेबस है उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको क्लास 12th का ही देना है। और इसलिए क्लास 11th में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उसको ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इग्नोर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बच्चों, आप सबको समझना चाहिए कि जो क्लास 12th की मैथमेटिक्स है उसका आधार क्लास 11th की मैथमेटिक्स ही है। जो आप यह सेट पढ़ने जा रहे हैं इसका यूज आपको आगे चल के कई सारे चैप्टर्स में मिलेगा। हर एक चैप्टर में, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, वो चाहे कैलकुलस हो, या और भी कई सारे चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक्स, कई सारे चैप्टर में सेट्स का यूज मिलेगा आपको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सेट का यूज मिलेगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, सेट का यूज मिलेगा। तो समुच्चय की जो ये अवधारणा है, समुच्चय क्या है, इसका हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको क्लास 11th में इस फर्स्ट चैप्टर में दी जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नए दोस्तों जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पे आपको बेहतरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास 11th के, क्लास 12th के, और या फिर अदर एग्जामिनेशन के, उन सबको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहां पे आपके ज्वाइन करके और अच्छे अच्छे पीडीएफ आप पा सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो सेट्स पे है। और सेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि सेट या जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स में ये सेट या समुच्चय का जो कॉन्सेप्ट आया है ये किसके द्वारा दिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि समुच्चय सिद्धांत के जनक जर्मन गणितज्ञ जार्ज केंटर। जार्ज केंटर एक बहुत ही मैथमेटिशियन थे, जर्मन के। इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत सारा, मतलब बहुत योगदान दिया है। तो ये आप उनको इमेज आपको देख पा रहे होंगे, जॉर्ज केंटर ये थे। इन्होंने मैथमेटिक्स में काफी सारा योगदान दिया है। इसके बारे में आप थोड़ा इनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आप आगे चल के सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रा के बारे बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इनका नाम काफी सुनने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन रहे। इन्होंने बोला कि जीवन में प्रतिदिन हम विशेष प्रकार के समूह, मतलब ग्रुप, झुंड, टीम आदि की चर्चा करते हैं। गणित में भी यह विद्यमान है। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो समूह के रूप में है, झुंड के रूप में है और एक टीम के रूप में है। उनको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और इसी से इन्होंने सेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और एक पूरा बहुत बेहतरीन थ्योरी बना के दे दी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बच्चों देखिए, आज पढ़ते हैं हम पहले सेट की डेफिनेशन या समुच्चय क्या होता है। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, दोनों में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। समुच्चय या सेट क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करें तो कह सकते हैं ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर इसके हिंदी में डेफिनेशन करें, समुच्चय विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न
वस्तुओं का सुपरिभाषित सुपरिभाषित एक सेकेंड, सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। अब यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान देने योग्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे सेट की सारी डेफिनेशन का जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वेल डिफाइंड। क्या लिखा हुआ है? वेल डिफाइंड। और यहाँ हिंदी में देखेंगे सुपरिभाषित, मतलब जिसकी कोई परिभाषा हो। जो भी हम ग्रुप ले रहे हैं, समूह ले रहे हैं, टीम ले रहे हैं, उसकी एक डेफिनिट परिभाषा होनी चाहिए, मतलब एक मानक होना चाहिए जिसके आधार पे हम उन चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं। और साथ में एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब विभिन्न। जो भी हम सेट लेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट, जितने भी वस्तुएं होंगी, वो हर एक वस्तु क्या होगी? विभिन्न होगी, कोई भी सेम जैसी नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हम एक सेट बनाते हैं 1 2 3 4, ये सेट है। और एक सेट बनाते हैं 1 2 3 3 5, ये सेट। तो इसमें से पहला जो है फर्स्ट, ये सेट होगा, लेकिन सेकंड जो है ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसको दो बार शामिल किया गया है, सेम है, ये एक जैसा है। थ्री 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 आप देख रहे होंगे कि एक जैसा है, तो क्या हुआ? विभिन्न नहीं है ये। लेकिन होता क्या है, डेफिनेशन में क्या है कि हर एक चीज, हर एक वस्तु क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, विभिन्न। जैसे फर्स्ट सेट में देखेंगे आप तो 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं और चारों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये सेट की डिफिनेशन में आएगा। और इसी तरह एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है x, y, फ्रेंड, या ऐसे कह सकते हैं इसको, कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, x, y, राम। ये भी एक कलेक्शन है, तीन चीजों का कलेक्शन है, एक वो x और एक y और एक राम। तीनों अलग अलग है और तीनों क्या है? डिफाइंड है, कहीं ना कहीं से डिफाइंड है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखेंगे तो अगर लिखा हुआ है राम, रघु, सीता, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? सेट हो गया, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, जो तीन पर्सन के नाम लिखे हैं, वो वेल डिफाइंड है। क्योंकि वो एक निश्चित व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान, हर एक आदमी एक यूनिक होता है, सबको पता है। तो किसी व्यक्ति का राम है तो वो व्यक्ति इसमें शामिल है, किसी व्यक्ति का नाम रघु है, किसी व्यक्ति का नाम सीता है। तो इस टाइप से ये हो गया। या फिर कोई भी सेट ऐसे हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है मम्मी, x² -2 -6, इसमें भी एलिमेंट अलग अलग है और वेल डिफाइंड है, हर चीज अपने आप में डिफाइंड है। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रकार का सेट हो गया। तो ये बात ध्यान रखते हैं। और एक चीज और यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, ये बात, एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास सेट के अंदर वस्तुएं हैं या एलिमेंट हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना है वस्तुओं का क्रम सेट या समुच्चय को प्रभावित नहीं करता है, को प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वस्तुओं का जो सेट है, समुच्चय है, उसमें क्रम, वस्तुओं का क्रम, वो उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं इसको। 1 2 3, ये एक सेट है और एक सेट है 2 1 3। तो इसमें देखिए दोनों में सेम एलिमेंट है 1 2 3, उसमें भी 2 1 3, बट उनका क्या है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट जो है बदला हुआ है, मतलब कोई क्रम बदला हुआ है। तो ऐसे में दोनों सेट
में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है या इक्वल है, कह सकते हैं सेम सेट है, बिल्कुल सेम सेट है। अब क्या होता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट जो होते हैं, इनको मतलब जो भी चीजें लिखी जाती हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको एलिमेंट कहा जाता है। मतलब बोल सकते हैं एलिमेंट वस्तु या फिर कोई भी चीज एलिमेंट है, या ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, या मेंबर सदस्य भी कहते हैं, मेंबर भी कहा जाता है, सदस्य, सदस्य इसको तत्व कहते हैं। सदस्य हो सकता है, या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं वस्तु, या फिर क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी वस्तु। ये क्या है बता रहे हैं कि जो भी हमारे पास समुच्चय बनता है, उस समुच्चय के अंदर जो चीजें रखी जाती हैं, जो चीजें भरी जाती हैं, उनको या तो हम एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, या वस्तुएं कह सकते हैं कि वो वस्तुएं उस सेट की हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो समुच्चय क्या होता है, तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ विभिन्न वस्तुओं का समूह का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब अभी आप आगे चल के एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। सुपरिभाषित का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनका कोई एक परिभाषित हो, जो जिसको जिसके आधार पे हम उन वस्तुओं को उस सेट में रख सकते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल में और समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब कुछ समझ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट साइन, कुछ साइन यूज होते हैं जिनका आपकी बुक में भी जिक्र किया हुआ है और यहाँ भी हमने बताया। जैसे एक चिन्ह आपके ज्यादातर यूज होता है, इसको कहते हैं ये एक साइन यूज होता है, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। वैसे इसको कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है समुच्चय सिद्धांत में, बिलोंग टू, बिलोंग, बिलोंग्स टू, मतलब कि बिलोंग्स, इसका मतलब क्या हुआ बिलोंग्स टू, यह संबंधित। इंग्लिश में ही ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एक उल्टा ए होता है, उल्टा ए, इसको कहा जाता है फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर एवरी, इसका सबका मतलब अभी हम समझा रहे हैं क्या क्या होगा। फिर एक उल्टा ई आपको आता है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये अब एक सीधा या फिर सेमी कॉलन इस टाइप से, इसका मतलब क्या होता है सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार। ये कॉमा होता है, कॉमा को आप सब जानते होंगे, इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब क्या होता है एंड। पहले वाले का अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, अगर हमारे पास एक सेट मान लेते हैं ए बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, और ए के अंदर के एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स, एक्स बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 4, क्योंकि ऊपर वाला जो सेट है वही एक्स है, जो एलिमेंट है वो क्या है एक्स है। तो इसमें से ऐसे लिख सकते हैं, सबको छोड़ो भी आगे बताएंगे, कि टू बिलोंग टू ए, मतलब दो सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह लिख सकते हैं 3 बिलोंग टू ए, 4 बिलोंग टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि ए सेट में 5 नहीं है। तो इस टाइप से इन सबका यूज किया जाता है, अभी हम आगे और समझेंगे। फॉर एवरी का मतलब होता है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए, फॉर एवरी मतलब सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सभी के लिए, देयर एग्जिस्ट, इसका भी यूज आप देखेंगे, सच दैट, ये सारी चीजें आप आगे देखने वाले हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स के तहत वही चीज समझेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, क्योंकि सेट थ्योरी में ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो निम्न समूहों के बारे में विचार करें। तो फर्स्ट हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वोवेल्स। तो अगर आपसे हम पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब, आप जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी स्टूडेंट है, सबसे कहा जाए कि इंग्लिश के वोवेल्स लिखो, मतलब इंग्लिश के अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स लिखो। तो अगर 100 बच्चा बैठा है, 500 बच्चा बैठा है, 1000 बच्चा है, पूरे कंट्री का बच्चा बैठा है, तो हर एक बच्चा बच्चा यही लिखेगा कि अगर वॉवेल्स
के लिए कहे हो तो ए लिखेगा और ई लिखेगा, आई लिखेगा, ओ लिखेगा, यू। अब हम कहते हैं इसका एक सेट बना दो, तो ऐसे कॉमा लगा देगा, करली ब्रैकेट, तो ये सेट हो जाएगा। तो यही तो हुआ वेल डिफाइंड। मतलब क्या कहा हमने? कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स को लिखो, तो सब बच्चों ने क्या किया कि यही 5 अक्षर लिख दिए। इसका मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये एक वेल डिफाइंड है, मतलब सुपरिभाषित है, पहले से ही परिभाषित है, हर एक बच्चा इसका मतलब जानता है। आप किसी से पूछेंगे जाके कि वोवेल्स लिखो, तो वो यही लेटर्स लिखेगा। तो ये सेट की कैटेगरी में आता है, ये सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी एंड वस्तुएं हैं या जो भी हमारे पास लेटर्स आए हैं वो सब वेल डिफाइंड है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपसे कहा जाए कि एफ इस सेट का एलिमेंट होगा, तो तुरंत कहेंगे नहीं, एफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सेट है वो केवल अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल्स के लिए बना हुआ है। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि इसकी एक ऐसा स्टेटमेंट हमने बोला कि हर एक बच्चे ने सेम चीज लिखी। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसकी कोई वैल्यू है, कोई मतलब ये फेमस है, या कह सकते हो ये ट्रू स्टेटमेंट है, एक जो सबके लिए एक जैसा रहता है, बदले ना। अगर अभी आपसे कहें कि दुनिया के या विश्व के 3 महान क्रिकेटर के नाम लिखो, 3 महान क्रिकेटर, तो हर एक बच्चा, किसी का फेवरेट धोनी, MS धोनी लिखा, विराट कोहली लिखा, रोहित शर्मा लिखा, कोई अपना दूसरा लिख रहा है कि हमारा फेवरेट क्रिकेटर जो है वो सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन या कोई वो लिख रहा है। मतलब वो महान, क्या कौन महान? कोई भी महान हो सकता है। हर एक कंट्री में बहुत सारे महान हैं, किसी ने कुछ का नाम लिख दिया, किसी ने कुछ का नाम दिया। अगर अभी एक्चुअली में आप सब लोग जितने लोग हो और सब लोग क्या करो कि 3-3 क्रिकेटर के नाम लिखो जो महान हो आपकी नजरों में, तो 100% गारंटी इस बात की है कि 99% बच्चों के आंसर डिफरेंट होंगे। किसी ने कुछ 3 नाम लिखे होंगे, किसी ने कुछ 3 नाम लिखे होंगे, किसी ने कुछ 3 नाम लिखे होंगे। तो अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अगर हमने पूछा तो सबने सेम आंसर दिया, AEIOU। जब कहा कि विश्व के 3 महान क्रिकेटर लिखो, तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। इसका मतलब हो गया कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो स्टेटमेंट बोला है हमने कि विश्व के 3 महान क्रिकेटर के नाम का सेट बनाओ, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 100% हम एक श्योर होके एक चीज पे जा ही नहीं पा रहे हैं। किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ है। तो ऐसे स्टेटमेंट वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित नहीं कहलाते हैं। सुपरिभाषित वही कहलाएंगे जिसका हर एक इंसान के लिए मतलब सेम आए। नेक्स्ट, इसमें जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि 10 से कम विषम संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं अर्थात 1 3 5 7 9। अभी अब आपसे कहा जाए कि 10 से छोटी प्राकृतिक विषम संख्या लिखो, 10 से छोटी प्राकृतिक विषम संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि पहली विषम संख्या क्या हो गई? 1, दूसरी विषम संख्या 3, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, उसके बाद 5। हर एक बच्चा यही लिखेगा, चाहे तो यकीन ना हो तो करके देख लो, आपके खुद किसी से बोल के देखना, और एक 9। तो हर एक व्यक्ति का आंसर यही आएगा कि 10 के अंदर जितनी हमारे पास विषम संख्या है वो लिखनी है। तो पहले 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, 9 लिखोगे। इसके अलावा कुछ लिख सकते हो, विषम संख्या नहीं लिख पाओगे, ऑड नंबर नहीं लिख पाओगे। हर एक इंसान दुनिया में किसी से भी जाके क्वेश्चन पूछ लो, सेम आंसर देगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि भारत के प्रदेशों, स्टेट के नाम। भारत के अगर स्टेट नाम पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? एक एक करके जितना भी स्टेट है सब लिख देंगे। अगर कहा जाए क्या न्यूयॉर्क इसमें है, तो आप तुरंत कहेंगे भारत का स्टेट न्यूयॉर्क नहीं है, तो इस सेट में नहीं होगा। कहा जाए बीजिंग है इसमें, तो आप कहोगे नहीं, बीजिंग तो चाइना में है, भारत के प्रदेशों के नाम पूछा गया है, तो इसमें कहां से आएगा? नहीं आएगा। अगर जैसे ही हम पूछ ले कि भारत के स्टेट के नाम, तो हर एक बच्चा जितना स्टेट इंडिया में है सबका नाम लिख देगा, सेम नाम लिखेगा। बस क्या हो सकता है? आगे पीछे हो सकता है।
तो अभी हमने बताया कि सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उससे सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो किसी ने यूपी पहले लिखा, फिर एमपी लिखा, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। किसी ने पहले पंजाब से शुरू किया, जब पंजाब वाला बच्चा पढ़ रहा है तो पंजाब से शुरू करेगा, यूपी वाला बच्चा पढ़ रहा है यूपी से शुरू करेगा। तो ये सब मतलब अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, आगे पीछे नाम हो सकते हैं, बट स्टेट जितने हैं वो उतने ही रहेंगे जितने हर एक बच्चे के पास हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है भारत की नदियां। तो भारत की नदियां अगर कह रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है भारत की जितनी नदियां हैं सारे नाम आप उसमें लिख दीजिए, वो सेट बन गया। क्योंकि ये एक जो स्टेटमेंट है वो एक वेल डिफाइंड हुआ, मतलब इसका कोई अर्थ है, हर एक इंसान के लिए सेम अर्थ निकलेगा। हर एक इंसान को अगर जैसे आप कहेंगे भारत की 5 नदियां लिखो, तो 5 फटाफट लिख देगा। अगर 5 जुड़ जाता है इसमें तो गड़बड़ हो जाता मामला, फिर वेल डिफाइंड ना रहता। क्योंकि हो सकता है एक बच्चा 5 कुछ और लिखे, दूसरा बच्चा कुछ और लिखे, तीसरा बच्चा कुछ और लिखे, तो वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट बोला गया भारत की नदियों के नाम लिखो, तो अब बच्चा कुछ भी लिखे, लेकिन लास्ट में सबकी जो सेट आएंगे वो एक जैसे होंगे। मतलब सबकी नदियों के नाम क्या होंगे, एक जैसे होंगे, भले ही वो आगे पीछे रहे हो। तो यहां से उम्मीद है कि जो हम समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि वेल डिफाइंड क्या होता है, सुपरिभाषित क्या होता है, और ये चीज आपको समझ में आ गई तो सेट बहुत अच्छे से आप हर एक चीज समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समुच्चय का निरूपण। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो दो तीन टाइप होते हैं उसके। पहला जो टाइप है इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हिंदी इंग्लिश में सेम कहते हैं रोस्टर। रोस्टर या फिर इसको कहा जाता है टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म क्या होता है इसमें, सिंपल जो सेट ज्यादातर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ये एक टेबुलर टेबल के रूप में लिखा हुआ है तो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म कहते हैं इसको। और जो कोई भी सेट रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट के अंदर अगर आपको एलिमेंट लिखने हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक, सेट के अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट पूरे सेट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेबल के टाइप का कोई सेट है तो उसको टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सेकेंड एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक चीज ऐसी हम लिख देंगे उससे पूरा सेट बनाया जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है। जैसे ए सेट हमारे पास है एक्स, अब ये निशान लगाया मतलब इस प्रकार एक्स जो है वो इस प्रकार का है कि एक्स एक से तो बड़ा है लेकिन 5 से क्या हुआ है, छोटा है। कॉमा इस प्रकार एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। देखो होता क्या, जैसे आप ए सेट बनाना चाहते हैं तो ए सेट में क्या एलिमेंट आएगा, एक्स एलिमेंट आएगा। और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। कहां से कहां तक के बीच में है, तो एक या एक से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। तो एक एक्स तो एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 और एक 5। तो ये टेबुलर फॉर्म मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इससे हम लोग टेबुलर फॉर्म में जा सकते हैं और टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आ सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक सेट हमारे पास है बी, दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, या एक्स ऐसे लिख दो, एक्स ग्रेटर देन
एक सेकेंड, कुछ भी लिख सकते हैं, x <10 और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हर एक चीज का मतलब हुआ है, मतलब समझिए पहले इसको। ये जो x लिखा है आपको, ये दिख रहा है, ये इसका एलिमेंट है, ये हर बार b के एलिमेंट को देगा। वो एलिमेंट है किस प्रकार का, कि वो एलिमेंट 10 या 10 से छोटा है और साथ ही में नेचुरल नंबर है। 10 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हैं आपके पास, वो लिख दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से 9 10। तो ये एक सेट तैयार हो गया, 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया एक सेट। तो सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो इस टाइप से जो सेट लिखे होंगे उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, बस सीधी बात समझनी है। एक होता है विजुअल, एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, सबको पता होगा, देखा होगा कई बार किताब, जैसे ही बुक खोल के देखेंगे तो ये चीजें आपको सामने मिलेंगी। ये इस टाइप से एक बना होता है 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये आपने ऐसे लिख दिया, एक्स कोई सेट है और ए बी सी डी इसके एलिमेंट है, तो इसको विजुअल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपको, और अभी आगे अच्छे से हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, तब समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं पहले, ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर फर्स्ट लिया, निम्नलिखित में से समुच्चय कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब हमें इसका डेफिनेशन भी बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो एफ से प्रारंभ होता है। तो एक सेट हमें बताना है जिसमें क्या होगा कि वर्ष के पूरे साल के उन महीनों का कलेक्शन है, संग्रह है जो एफ से प्रारंभ होते हैं। तो फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बाकी कोई भी मंथ जो है वो एफ से स्टार्ट नहीं होता है। हर एक बच्चे को जिससे भी ये क्वेश्चन पूछोगे सब एफ ही आंसर देंगे कि वो सेट जो आएगा वो क्या आएगा, फरवरी आएगा, बस बाकी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो वेल डिफाइंड है, इसका औचित्य है, ये एक समुच्चय कहलाने के लायक है। ठीक समझे बच्चे। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। दूसरा सेट है उसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। तो जनवरी हो गया पहला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 3 मंथ आएंगे। हर एक बच्चा तीनों सेम आंसर देगा, हर एक बच्चा सेम आंसर देगा जिससे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको पता करना है कि दिया हुआ सेट सेट है कि नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप 4 बच्चों से कर लीजिए। अगर चारों ने सेम आंसर दिया तो वो सेट है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, अन्यथा नहीं है अगर अलग अलग आंसर आ गया। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। यहां पे दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला आंसर, संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। अब आप करिए कि अपने 4 बच्चों को उठाइए और कहिए कि संसार के जो भी विश्व के 11 बल्लेबाज है उनका एक कलेक्शन बनाओ, उनका एक सेट बनाओ या उनको एक ग्रुप बनाओ। तो देखो क्या खिचड़ी पकती है। कोई बच्चा कुछ 11 को बताएगा, मान लो किसी ने इंडिया के 11 प्लेयर को बता दिया, इंडिया ए टीम के 11 प्लेयर का नाम लिख दिया, किसी ने ऑस्ट्रेलिया टीम के 11 प्लेयर का नाम लिख दिया, किसी ने रणजी प्लेयर के टीम के 11 प्लेयर का नाम लिख दिया, किसी ने आईपीएल टीम के 11 प्लेयर का नाम लिख दिया, किसी ने टी10 प्लेयर के 11
क्रिकेटर का नाम लिख दिया, तो इतनी खिचड़ी पकेगी, इतनी खिचड़ी पकेगी कि आपका दिमाग भी पक जाएगा साथ में। समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका कोई भी वेल डिफाइंड परिभाषा नहीं है, मतलब सुपरिभाषित ये है ही नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा इसका उत्तर कुछ अलग अलग दे रहा है। सुपरिभाषित के सेम मतलब एक पेट वो है डेफिनेशन, ऐसे कह सकते हो कि 4 बच्चों को प्रश्न करो, अगर सबका आंसर सेम आता है तो वेल डिफाइंड है, अगर सेम नहीं आता है तो औचित्य नहीं है उसका कोई भी। सेकंड स्टेटमेंट है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब सोचो बच्चे जो होंगे क्या क्या आंसर दे सकते हैं। कोई गैंडा कहेगा, कोई जिराफ कहेगा, कोई शेर कहेगा, कोई बाघ कहेगा, कोई तेंदुआ कहेगा, कोई बंदर कहेगा, कोई कौवा कहेगा, कोई बिल्ली कहेगा। अरे तो कितने 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 आंसर मिलेंगे इसके, सोचे हो कभी? 4 बच्चों से क्वेश्चन कर दो कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों के नाम लिखो, तो हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग होगा, ये बात आप मान लीजिए। इसी को कहा जाता है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी परिभाषा निश्चित है ही नहीं। इसका आप क्वेश्चन करोगे किसी से तो आंसर मिलेंगे 75 अलग अलग, तो क्या परिभाषा हुई उसकी? कुछ नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि अब वेल डिफाइंड कलेक्शन का जो मतलब होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। सेट की डिफिनीशन कि वस्तुओं, विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। समझ गए? अब इसके आधार पे आप क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर पाएंगे। जो हमारे पास प्रश्नावली फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट मतलब एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित में से समुच्चय है या नहीं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये सेट है? तो अभी हमने देखा था कि जनवरी, जून और जुलाई 3 मंथ आएंगे इसमें, मतलब ये वेल डिफाइंड है, समुच्चय है, तो ये यस हो जाएगा। इसको सेट कह सकते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो स्टेटमेंट से ही पढ़ के पता चल रहा होगा कि अगर हम 4 बच्चों को क्वेश्चन दे दे तो चारों के आंसर अलग अलग होंगे, क्योंकि किसी के लिए प्रतिभाशाली कोई लेखक है, किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है। मतलब कोई ऐसा मानक नहीं है जो प्रतिभाशाली लेखकों के लिए लागू हो। प्रतिभाशाली लेखकों के लिए कोई ऐसी चीज है जो, क्या उनके पास पहचान है कि वो प्रतिभाशाली है? हाँ है प्रतिभाशाली, हम मान रहे हैं, लेकिन वही प्रतिभाशाली है इसकी क्या गारंटी? उनसे ज्यादा कोई नहीं है, उनसे कम कोई नहीं है। ये चीज देखनी है हमें। कैसे समझेंगे कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? तो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मतलब इसमें कोई ऐसी मानक चीज नहीं हमारे पास जिसके आधार पे हम कह सके कि ये प्रतिभाशाली लेखकों का बस यही संग्रह है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। भाई ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हम कह सकते हैं कि जे से शुरू होने वाले महीने जो है वो 3 है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते कि प्रतिभाशाली लेखक ये है फलाना फलाना फलाना, क्योंकि अगला बच्चा आएगा उसके लिए कोई और, वो कुछ और लिख देगा। बट ऊपर वाले क्वेश्चन में चाहे 100 बच्चों से पूछ लो कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम, तो जनवरी, जून, जुलाई, बस। इसके अलावा जे से कुछ शुरू होता है? नहीं शुरू होता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, आप खुद आंसर कर सकते हैं। क्या मानक है कि वो सर्वश्रेष्ठ है? कोई मानक है आपके पास जिसके आधार पर कह सकते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है? नहीं है। सबके आंसर अलग अलग होंगे, यकीन ना हो तो आप लिखवा के देख लीजिएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखो सोचो कि आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं, क्या उनको मिला के सेट बना सकते हो? क्या वो ये स्टेटमेंट के आधार पे क्या वो सेट तैयार हो सकता है? तो आप सोचेंगे कक्षा में हमारे पास 35 लड़के हैं और दूसरी कक्षा के 10 लड़के या 4 लड़के बुला के कह दो कि हमारी कक्षा के लड़कों के समूह बना दो,
तो चारों बच्चे क्या करेंगे, भले ही आगे पीछे नाम लिखे लेकिन उन्हीं 35 के नाम लिख देंगे। जैसे मान लो एक क्लास है, यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे टोटल 70 बच्चे हैं, 35 बॉयज है और 35 गर्ल्स हैं। आपसे बोला जाए कि इस कक्षा के बॉयज का समुच्चय बनाना है, तो आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या किया कि दूसरी क्लास के 4 बच्चों को बुलाया और कहा ये देखो हमारी कक्षा है, इसमें जाओ लड़कों का संग्रह बना लाओ, सभी लड़कों का संग्रह करके लाओ। तो ये बच्चा भी 35 बच्चों के नाम लिख के लाएगा, ये 35 बच्चों के नाम लिख के लाएगा, ये 35 के नाम लाएगा, ये भी 35 के नाम लाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो किसी लड़की का नाम लेके आ जाए, क्योंकि लड़कों का नाम लेने के लिए बोला गया है। हो सकता है इसने किसी और का नाम पहले लिखा, इसने किसी और का नाम पहले लिखा, मतलब आगे पीछे तो हो सकता है, बट सभी के सभी 35 बच्चे ही होंगे, लड़के ही होंगे उसमें। तो ये एक वेल डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो आप कहेंगे हाँ हुआ, क्योंकि लड़कों का समूह है, कक्षा में 35 लड़के हैं, तो 35 के ही नाम लिखेंगे, कोई बाहर के व्यक्ति को तो नाम लिखेंगे नहीं, क्योंकि बता रहा है कि कक्षा के लिखना है। तो इस टाइप से प्रश्न नंबर पहले के सभी आंसर हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 2 से अच्छा और क्वेश्चन है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 2 3 4 5 इसी तरह चलते चलते 99 तक। अगर आप किसी से कहेंगे कि ऐसा करो कि 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या लिख लो, तो वो 0 छोड़ देगा, माइनस की संख्या छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो 1 से लेके वो कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 से कम रखना है। तो हर एक बच्चे के पास सेम आंसर मिलेगा कि वो 1 से लेके 99 तक की गिनती लिख के आपको दिखा देगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। सबको पता है कि प्रेमचंद्र ने ये उपन्यास लिखे हैं। किसी से आप अगर कहोगे कि ऐसा करने के लिए, तो वो सेम उपन्यास को लिख के ले आएगा। हो सकता है किसी ने एक का पहले लिखा हो, बाद में लिखा हो, मतलब क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रेमचंद्र के उपन्यास तो निश्चित है ना, उन्हीं के नाम तो लिख के लाएगा कि किसी दूसरे राइटर के नाम लिख लेगा, नहीं लिख लेगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड हो गया। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह है। अब आपसे कहा जाए सारे सम पूर्णांक लिख के लाओ, तो भले ही इनफाइनाइट पूर्णांक है हमारे पास, लेकिन शुरू तो 2, हर एक बच्चा क्या करेगा, सम लिखना है और पूर्णांक लिखना है। तो कुछ -4 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, +2, 4, भले ये तो अनंत हो गए ना, बहुत सारे होंगे। माइनस की सारी गिनती, प्लस की सारी गिनती, मतलब जो भी 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये भी वेल डिफाइंड हुआ। किसी बच्चे से बोलोगे तो लिख लिख के दे, मतलब सेम नंबर ही देगा, भले ही कम ज्यादा हो, आगे पीछे हो। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये क्या होगा, ये मतलब सेट है कि नहीं है। तो जितने प्रश्न है वो निश्चित है, हर एक किताब में प्रश्न क्या है, निश्चित है, सेम है। अगर आप किसी से कहोगे कि हमारी एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन का संग्रह बना के लाओ, तो हर एक बच्चा सारे क्वेश्चंस यही लिख के ले जाएगा जो इस बुक में है। अगर आप बुक बदलने की इजाजत दोगे तो हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन पूछा क्या गया है कि इसी अध्याय की बात की गई है, तो बुक बदलना नहीं है, ना ही एक्सरसाइज बदलना है। इसी अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी एक सेट होगा। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं होगा, क्योंकि खतरनाक जानवर कौन, अगर आप किसी से पूछेंगे तो सबका आंसर क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एक सेट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक, इसका मतलब बताया था बिलोंग। क्या 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ 5 है इस सेट में, तो ये चिन्ह बना देंगे कि 5 बिलोंग टू ए। 8 क्या इस ए में बिलोंग कर रहा है, तो कहेंगे नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं, डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 ए के अंदर है, तो ये बिलोंग टू ए। 2 ए के अंदर है, तो बिलोंग टू ए।
10 ए के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बिलोंग और डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब समझ गए होंगे कि ये आपके पास क्या दिया है, क्या भला है, इसका हम यूज कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर या इसको खोल के मतलब सेट बना के लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अब आपके पास स्टेटमेंट दिया है, उसको लिख के सेट बनाना है। ए इक्वल टू एक्स, एक्स एलिमेंट है, वो सब एलिमेंट यहां पे आएंगे एक एक करके। कैसा एलिमेंट है कि एक पूर्णांक है और 7 से छोटा लेकिन -3 से बड़ा है। तो -3 और 7 के बीच के सारे पूर्णांक इसमें लिख दीजिए। -3 के बाद पहला पूर्णांक मिलेगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 नहीं लिखेंगे, ना ही -3 लिखेंगे, क्योंकि केवल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाए, मतलब x 7 और -3 के बीच का है। 7 और -3 को छोड़ के उसके बीच के सारे एलिमेंट हैं x। तो ये उसका टेबुलर फॉर्म हो गया, रोस्टर रूप हो गया। सेकंड बी वाला देखिए, x क्या है, एलिमेंट क्या है कि b इक्वल टू कौन से एलिमेंट रखना है इसमें। तो x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, मतलब 6 से कम एक प्राकृतिक। 6 से कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 1 प्राकृतिक संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 6 नहीं लिखना है क्योंकि 6 से कम लिखनी है। प्राकृतिक संख्या और क्या होती है, 1 से शुरू होती है, तो 6 से कम अगर कहा जाए प्राकृतिक संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सी पार्ट इसका देखते हैं। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि x जो हमारा सेट बनेगा, x जिसमें एलिमेंट होंगे, तो x कैसे होंगे कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। मतलब हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनके दोनों अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। तो सी सेट जब बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा इसमें, तो 2 अंकों का योगफल 8 हो, मतलब पहला अंक हो जाएगा 17, क्योंकि 7 + 1 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, 17 के बाद 26, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 26 के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 35, 35 क्योंकि 5 और +3 8। 35 के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 44, 44 इसके भी अंकों का सम क्या होगा, 8 होगा। 44 के बाद 53 मिलेगा आपको, और 53 के बाद 62 मिलेगा, और 62 के बाद क्या मिलेगा, 71। क्या और कोई नंबर अभी आगे, तो एक नंबर और होगा, वो होगा 80, 8 और 0। तो ये जो सेट बन के तैयार हुआ है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि इसमें वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। यहां पे आप कह सकते हैं कि केवल 8 भी तो ले सकते हैं। तो केवल 8 अगर लेंगे हम तो वो एक अंक की संख्या हो जाएगा, लेकिन x कैसा है, x है 2 अंकों की संख्या। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 ये आपके होंगे ऐसे नंबर जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी पे आते हैं, देखता है इसमें x पूछा गया दोस्तों। x क्या है, क्या क्या x हो सकता है। x एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हो। अब 60 के फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4, 12 4 3 12, 12 पंचे 60, ये आएंगे। ये टोटल फैक्टर्स आएंगे, प्राइम फैक्टर। लेकिन जब इसका हम सेट बनाएंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 2, 3, 5, केवल 3 एलिमेंट। ऊपर 2 क्या है, 2 बार आया हुआ है। लेकिन जब अभी हम सेट लिखते हैं तो सेट की डिफिनेशन क्या होती है कि विभिन्न वस्तुएं होनी चाहिए, सेम वस्तुओं को हम सेट के अंदर रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए दो जरूर 2 बार आया हुआ है, बट हम उसको सेट के अंदर एक बार ही लिखेंगे। ई क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्राइग्नोमेट्री में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो सबसे पहला आपको टी दिख रहा होगा, कॉमा, बस कॉमा लगा के लिख देना है। उसके बाद आर, आर के बाद क्या है दोस्तों? आई, आई के बाद बच्चों क्या है? जी, जी के बाद क्या है? ओ के बाद क्या है? एन, एन के बाद फिर से ओ है, बट ओ हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद एम है, एम के बाद क्या है? ई है, ई के बाद टी है, बट दोबारा टी, पहले हम टी लिख चुके हैं स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो इसलिए दोबारा टी नहीं लिखेंगे। आर भी स्टार्टिंग में लिख चुके हैं तो आर भी दोबारा नहीं लिखेंगे। और वाई, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के शब्दों का समुच्चय। मतलब कि इस सेट से ही ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाया गया है निकाल के। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो सेट है हमारे पास, ये ई सेट जो हमने बताया है, इसी सेट के एलिमेंट से बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। किसी एलिमेंट को एक बार लिया गया, किसी एलिमेंट को 2 बार लिया गया और मिला के अरेंज करके बना दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इस टाइप से सेट बन गया ये। अब तो समझ में आ रहा होगा कि आखिर सेट है क्या चीज, सेट की डिफिनेशन। ये फर्स्ट एक्सरसाइज केवल आपको यही बताने के लिए दी गई है कि आप सेट की अवधारणा को समझ सके। समुच्चय की अवधारणा, समुच्चय है क्या। आगे चल के आपको जब समुच्चय लिखना पड़ेगा, किसी क्वेश्चंस में ऐसे आंसर आएंगे जिनके आंसर एक सेट बना रहे हो, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में, कैसे रोस्टर फॉर्म में, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एफ, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसको अपने आप लिख सकते हैं आप, बेटर एच के सभी अक्षरों का समुच्चय। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे फर्स्ट लेटर कौन सा है? बी, सेकेंड लेटर क्या है? ई, थर्ड लेटर है टी। अब टी 2 बार आया, बट हम लिखेंगे सेट के अंदर एक ही बार लिखेंगे। ई भी 2 बार आया है, इसको भी एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट बचता है हमारे पास आर, तो ये हो गया बी ई टी आर, ये हमारे पास सेट हो गया एफ। इसी सेट से निकाल के बेटर बनाया गया, तो बेटर वर्ड कहां से निकलेगा? इस सेट से। तो अब समझ पा रहे होंगे कि ये जो रोस्टर रूप होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सेट, इसको हम कुछ मान लेंगे कि ये सेट क्या है? ए में एक्स एलिमेंट आएंगे, और वो कैसे एलिमेंट होंगे? सच दैट जो एक्स है वो हमारा क्या हो सकता है? तो आप इन अक्षरों को देख के क्या समझ पा रहे होंगे कि एक्स कैसा हो सकता है? ये क्या लिखा हुआ है? 3, 6, 9, 12। तो लग रहा है कि 3 का मल्टीपल है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो सच दैट लगा के x बराबर 3n, क्या लिख देंगे? x बराबर 3n, क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे n बराबर तो तीसरा सेकेंड एलिमेंट, और n बराबर 3 रखेंगे तो थर्ड एलिमेंट, n बराबर 4 रखेंगे तो फोर्थ एलिमेंट। तो x बराबर 3n होना चाहिए, और लेकिन n जो है वो क्या हो? तो n कह सकते हैं, देखो n, एक 1 रख सकते हैं यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4। तो 1 और 4 के बीच में, तो n बराबर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4, ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर n को ऐसे लिख सकते हैं, n लेस देन आर इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको ये सेट निकल के आ जाएगा, सेट ए। n जो है वो 1 और 4 के बीच में है, तो n बराबर जैसे 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू आएगी 3, n बराबर 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6, n बराबर 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9,
n बराबर 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12। सेकेंड वाला देखते हैं, इसको सेट बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें x ऐसे एलिमेंट आएंगे सच दैट x क्या होना चाहिए। अब आगे दिया हुआ है कि देखो क्या हो रहा है कि 2 2 जा 4, 4 दूनी 8, हाँ तो मल्टीपल हो रहा है, बिल्कुल मतलब डबल हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, पावर के रूप में चल रहा है, तो जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस टाइप से चल रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 की पावर n। लेकिन n क्या है, n क्या क्या हो सकता है, तो n लेस देन और इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो n जो है 5 और 1 के बीच में है और इसकी पावर क्या है, 2 की पावर n। तो इस टाइप से ये एक सेट बन के तैयार हो गया। थर्ड देखते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, सी सेट। इसमें x किस टाइप का आएगा, सच दैट x इक्वल टू, इसमें भी 5 की पावर n जा रहा है शायद, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर n और n कहां से कहां तक होगा, पावर 4 तक जा रहा है, तो लेस देन आर इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो ये सेट बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें खाली जगह भरनी है। तो 2 4 6 क्या आएगा, 2 4 6 क्या दिख रहा है आपको, ये अगर डी सेट मान लेते हैं तो x कैसे होंगे, x एक सम संख्या है, सम संख्या। ये जो भी सेट है वो सम संख्या है, मतलब इवन नंबर का सेट दिया हुआ है। 2 4 6 8 10 12 इस तरह टाइप से। तो x क्या है, सम प्राकृतिक संख्या हो गई। नेक्स्ट आते हैं, अगर पांचवा देखते हैं, ई सेट मान लेते हैं इसको। तो इसमें जो x आएगा किस प्रकार का आएगा, x किस प्रकार के आ सकता है, 1 4 9 100, क्या क्या लग रहा है आपको, क्या होगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक को लिख सकते हैं 1 की पावर 1, दो को लिखेंगे 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, यही तो चल रहा है। 4 की पावर 4 अगला होगा, 10 की पावर 2, नहीं सॉरी, 1 की पावर 2 कर सकते हैं इसको, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, आगे होगा 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, लास्ट में 10 की पावर 2। तो x बराबर क्या हो सकता है कि n की पावर 2, n स्क्वायर, जहां पे n क्या है, n इक्वल टू मतलब 1 से लेके 10 तक n है, ऐसे लिख सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, n लेस देन और इक्वल टू 10 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब n की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म, 2 रखेंगे दूसरा टर्म, 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म, 4 रखेंगे तो अगला x। तो इस टाइप से n की वैल्यू यहाँ पे फिट बैठेंगी सारी की सारी। तो क्या करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, बस हमें एक कंडीशन बना के लिखनी होती है कि इस कंडीशन पे हमें ये सेट प्राप्त हो जाएगा। इतना बच्चा आप समझ गए होंगे। अब वो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से, दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्य को सूचीबद्ध कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और इसको सेट बनाना है। प्रैक्टिस है, बढ़िया अच्छी प्रैक्टिस है, आप खुद बनाइए, कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, इसीलिए आपको इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला सेट ए है, उसमें x एलिमेंट जो है, x एलिमेंट x क्या हो सकते हैं, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या पहली क्या है 1, और दूसरी क्या है 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद है 7 9, इसी टाइप से बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो ऑड है। अब इसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है कि कहां तक की संख्याएं हमें लिखनी है, तो इसीलिए हम डॉट डॉट कर देंगे कि आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे क्या है सेट के अंदर आएंगे। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन देखते हैं, बी टाइप। इसमें x किस प्रकार का है, एक पूर्णांक है। अब x क्या है, इंटीजर है, जो इंटीजर -1/2 और 0 9/2 से के बीच का है। तो अगर ये इसको हम सही से देखेंगे 4.5 लिखा हुआ है, 1/2 माइनस 0.5। अब इसके बीच के इंटीजर कौन से हो सकते हैं, तो एक तो
सिंपली हमें इसके बीच का इंटीजर देखो, -1 तो आएगा नहीं, पहला इंटीजर आएगा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बस क्योंकि x जो है वो 4.5 से छोटा है, तो 4.5 के पहले कौन सा इंटीजर मिला होगा, 4, -0.5 के बाद में या पहले कौन इंटीजर मिला है बाद में, वो 0। तो ये हो गया, नंबर लाइन पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे 0 है, ये -1 है और बीच में होगा 0.5, आगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे कहीं पे होगा 4.5। अब इन दोनों के बीच के ही हमें सारे एलिमेंट लेने हैं। तो क्या क्या हो सकता है, यहां से शुरू होगा 0 से लेके 4 तक, इतने ही तो इंटीजर्स हैं इसमें, बाकी हैं तो बहुत सारे नंबर, बट इंटीजर तो यही है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4.5 इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। -0.5 ये भी फ्रैक्शन है, इसको भी नहीं ले सकते, इनके बीच के इंटीजर लेना है, तो ये हमारे पास हो गया। सी देखते हैं, सी सेट क्या होता है। सी सेट बोलता है एक्स वो है, एक्स बिलोंग या इक्वल, एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब एक्स एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा है। तो 1 का स्क्वायर 4 से छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता है, मतलब 4 के बराबर होता है। बस यही दो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जो नंबर हमें लेना है उसका स्क्वायर जो है वो 4 से क्या होना चाहिए, बराबर या छोटा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा हमें। और एक चीज और देख सकते हैं कि ये एक नंबर और हम आपको लिए लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए -2, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ये भी नंबर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा ही होगा। फिर +1 लेते हैं, या फिर 0 पहले ले लेते हैं, 0 का स्क्वायर 4 से छोटा होगा, 1 का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा, और 2 का स्क्वायर 4। इतना एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, 5 एलिमेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। कितने ऐसे नंबर हैं जिनका वर्ग करने पर 4 या 4 से छोटा मिलेगा। तो आप कहेंगे पहला एलिमेंट -2 है, -2 का वर्ग करोगे तो +4 आएगा। फिर दूसरा एलिमेंट है -1, -1 का वर्ग करोगे +1 आएगा, 4 से छोटा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो सी में वो सारे एक्स आ जाएंगे जो एक्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं। डी देखते हैं, एक्स वो क्या है, एक्स है लॉयल शब्द का एक अक्षर, लॉयल शब्द का एक अक्षर। तो डी सेट जो बनेगा, तो एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, बस एल 2 बार है तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक अक्षर एक बार लिखना है, LOYA, ये हो गया इसका सेट। अब पिछले पीछे आप खुद समझ चुके हैं, तो अब बार बार बताने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ सेट। एफ सेट में दिया हुआ है कि एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो एफ वो है, वो सेट बनेगा, इसमें एक्स के मान वो रहेंगे साल के ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, मतलब 28 वाला या 29 वाला या 30 वाला, ये सारे महीने आपके आ जाएंगे। तो जितने भी 30 दिन के महीने होते हैं उन सबके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन कौन सा महीना 30 का होता है, बस सेट बन जाएगा एक। अगला है एफ, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के पहले आता हो। के पहले कौन सा व्यंजन आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के पहले आता है, व्यंजन की बात हो रही है।
तो स्वर को छोड़ देंगे, तो ए को छोड़ देंगे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई को छोड़ देंगे एफ हो जाएगा, जी, एच, आई को छोड़ देंगे जे हो जाएगा, के से पहले आता हो, उसके बाद के आ जाएगा, के नहीं लेंगे क्योंकि के पहले की बात हो रही है, ना कि के तक हो रही। के तक का अगर लिखा होता तो के शामिल होता, लेकिन के पहले आता हो। तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया। इसमें ए, ई और आई ये तीन स्वर भी आ रहे हैं, लेकिन इनको नहीं लेना है क्योंकि लिखा हुआ है कि व्यंजन। यही तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ ना, सुपरिभाषित मतलब एक ऐसी परिभाषा जिससे हर एक बच्चे का आंसर सेम आए। अब जिससे भी आप ये बात कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे व्यंजन लिखो जो के पहले आते हो, तो हर एक बच्चा यही सेट बना के देगा आपको, 100% इस बात की गारंटी है। तो उम्मीद है कि आपको सेट की अवधारणा अच्छे से समझ में आ रही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से देखिएगा कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखी दाईं और समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान। अब इसको आप कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ 1 2 3 6। अब देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए कि एक एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 तो अभाज्य नहीं है, 6 भी अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य की बात ही नहीं हो रही है। सेकंड है एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो पहले वाले में तो सम भी है विषम भी है। सी ऑप्शन देखते हैं, एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक। तो 6 की भाजक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, 6 की भाजक होनी चाहिए, मतलब ऐसी संख्या जो 6 को डिवाइड करे। तो अब सेट देखिए कि 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा और 6 स्वयं 6 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा देखते हैं 2, 3। दो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी, ऑप्शन कोई दिख रहा है, एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ये दो अभाज्य संख्या भी है और 6 के फैक्टर भी है, 6 के भाजक भी है। मतलब 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, और 2 और 3 साथ में क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे मैथमेटिक्स का शायद ये सेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका तो सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट वाला बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी कि एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। मतलब 10 से कम हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो 10 से कम पहला ऑड नंबर 1 3 5 7 9। तो अब ये सेट लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बताने की कोशिश की गई। आगे चल के और इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज में 1.2 एनसीईआरटी। लगे रहिएगा, मिलते हैं हम सब, तब तक के लिए बाय बाय।